खेल खेलोगे? ये बोलकर उसने उसका उल्टा पाव खंजर से चीर दिया। बिजली जाने के बाद पूरे मोहल्ले की गलियां अंधेरे में ढक जाती थी। मोहन जो था वो कुछ देर पहले ही अपने ऑफिस से घर आया था। घर आकर उसने अपने कपड़े बदले और छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसका जो घर था ना वो मोहल्ले के बीचों बीच था, जिसकी छत से ना तुम पूरे मोहल्ले के चारों ओर देख सकते थे। ये जो वक्त था ना वो था जून जुलाई का, और इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा गिरती थी कि किसी इंसान के शरीर को जला दे। और मोहन का जो घर था वो था कंक्रीट का। सारा दिन धूप में तपने के बाद ना उसका घर रात में भट्टी बन जाता था। मतलब कोई इंसान वहाँ पे ठहर भी नहीं सकता। उसके घर को ना तुम 10 लंबे कदमों में गिन सकते थे, इतना छोटा था। मोहन के घर के बाहर ना पतली लंबी गली थी, जिसके दोनों तरफ कच्चे पक्के मकान बने थे और सभी घरों की बनावट एक जैसी थी। गली के ऊपर चारों ओर काले तारों का गुंजल मचा था। मोहन अपने छत पर खड़ा पूरे मोहल्ले को देख सकता था। मोहल्ले के चंद मकानों में ना अभी भी बिजली थी। तुम ऐसे कह सकते हो कि ये शायद पैसे का कमाल था। छत पर मोहन की माँ चारपाई पर सोई हुई है। उनके एक हाथ में कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, जिससे वो मोहन की छोटी बहन को हवा कर रही है। आसपास खून चूसने वाले मच्छर अंधेरे में भिनभिना रहे हैं। हवा करते हुए बीच बीच पे माँ अपने हाथ, गाल और पैर पर मच्छरों को मारने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मोहन अपनी माँ को कहता है, माँ मच्छरदानी ले आओ नीचे से। माँ बहन को हवा करते हुए जवाब देती है, नहीं रहने दे, लाइट आ जाएगी अभी। ठीक है फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। अचानक माँ को कुछ याद आता है। वो तुरंत मोहन की ओर मुड़ती है, खाना तो खा ले। पर इस दौरान मोहन अपने मकान की सीढ़ियों पर उतर चुका था। वो जवाब देता है, लाइट आने पर खा लूँगा। गलियां अंधेरे से भरी थी। आसपास खूब ज़्यादा चहल पहल था। गली के बदमाश बच्चे अंधेरे के कारण खूब शोर मचा रहे थे और बड़े बुजुर्ग राजनीतिक पार्टी में आपस में बहस किए जा रहे कि कौन सही है कौन गलत है। अंधेरे के कारण किसी भी व्यक्ति का शक्ल देखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मोहन गली से गुजरते हुए हर एक इंसान का होने का एहसास अपने कानों में सुन सकता था। मोहल्ले के बाहर सड़क पर चलते हुए मोहन आकाश को देखे जा रहा है। आकाश में नारंगी चांद है, जिसके आसपास ना धुंध फैली हुई है। सड़क पर गुजरती गाड़ियां अंधेरे में छुपे सड़कों पर रोशनी फैलाए जा रही है। मोहन अपने कानों में ईयरफोन लगाए सड़कों पर चलता जा रहा है। कब पक्की सड़कें कच्ची सड़कों पर बदल जाती है उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं होता। वो इस वक्त भूरे मिट्टी और कंकड़ वाले सड़क पर खड़ा था। आसपास बबूल के पेड़, सन्नाटा और आगे जाता खाली रास्ता था, और उसके पीछे का मंजर भी कुछ वैसा ही था। वो अपना एक ईयरफोन अपने कान से बाहर निकालता है। उसकी नज़र दाईं तरफ ऊपर की ओर जाती है, जहाँ एक जंग लगा घुमावदार बोर्ड था, जिस पर हिंदी और उर्दू में लिखा था कब्रिस्तान। कुछ पल भर के लिए उसकी आंखें उस जंग खाई बोर्ड पर टिकी रही। कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर 2 लंबे हैलोजन लाइट लगे थे, जिसकी रोशनी अंधेरे के बीच कुछ फीट दूर तक एक गोल आकार का रूप ले रही थी। मोहन अपने पीछे ना किसी की आवाज़ सुनता है, कहते हैं कब्रिस्तान बहुत पवित्र जगह होती है, जहाँ बुरी शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारा क्या मानना है? मोहन पीछे पलटा। उसके सामने कच्ची सड़क पर कुछ दूर रोशनी के बाद अंधेरे से भरी थी, जहाँ कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। कौन? कुछ पल भर के लिए खामोशी हवा में फैल चुकी थी। तभी अंधेरे से कोई रोशनी की ओर चलकर आया। सफ़ेद बाल, टूटे दांत, चेहरे पर झुर्रियाँ, हाथ में लाठी, चिट्ठी सी बुजुर्ग औरत चेहरे पर बेचैनी सी हंसी लेकर मोहन की ओर देखे जा रही है। उस बूढ़ी औरत की पीठ आगे की ओर झुकी हुई थी। उसने अपने लाठी का सहारा ले रखा था। उसके हाथ में लाल कपड़े की एक पोटली थी, जिसके अंदर कुछ भारी सा सामान महसूस किया जा सकता था। मेरा नाम टिप्शा है। मोहन मुस्कुराया। ये कैसा नाम है, टिप्शा? मेरे मालिक ने दिया है। मोहन को ना उस बूढ़ी औरत की हंसी कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि जिस तरह से वो हंस रही थी वो मोहन के दिल में डर पैदा कर चुकी थी। कुछ पल मोहन ने उस औरत की आंखों में देखा और फिर वापस अपने घर की ओर चल दिया। कुछ कदम उस कच्चे सड़क पर
चलने के बाद मोहन उस औरत को पीछे छोड़ चुका था, लेकिन वो औरत अभी भी घूर घूर कर मोहन को देख रही थी। तभी उस औरत ने अपने हाथ में पकड़े लाल पोटली को ज़मीन पर फेंका। उसकी आवाज़ ने मोहन को रोक दिया था। मोहन जब पीछे मुड़ा तो उसकी हैरानी से आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि सड़क पर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे और वो औरत अभी भी मुस्कुरा रही थी। तुम्हें चाहिए तो ले लो। मोहन ने ज़मीन पर पड़े सिक्के पर कुछ देर अपनी निगाहें टिकाए रखी। उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ रहे थे। ये बूढ़ी औरत कौन है, ये कब्रिस्तान, ये सोने के सिक्के, और इस औरत का इरादा क्या है। मोहन ने अपनी आंखों की पुतली बूढ़ी औरत की ओर करी। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अलग सा खालीपन था। अकॉर्डिंग टू द बॉडी लैंग्वेज, अगर कोई बंदा दिल से मुस्कुरा रहा होता है ना, तो उसकी हंसी सिर्फ होठों तक सीमित नहीं रहती, उसकी आंखों के किनारे भी ना सुकड़ जाते। पर इस बूढ़ी औरत का केस थोड़ा अलग था, क्योंकि वो मुस्कुरा तो रही थी पर उसकी आंखों के नीचे किसी भी तरीके का सुकड़ना मौजूद नहीं था। मोहन को एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि वो औरत किसी और के काबू में है। उसका सबूत ये था कि वो अंधेरे में बबूल के पेड़ की ओर देखकर फुसफुसा रही थी। उसके होठ हिल रहे थे, जैसे मानो वो किसी से बात कर रही हो। उसने 2 बार अपना सर नीचे झुकाया, जैसे वो किसी से इजाज़त ले रही हो। पर मोहन वहाँ किसी को भी नहीं देख पा रहा था। वो कौन था जिसे वो बूढ़ी औरत देख पा रही थी, पर मोहन की आंखें उसे नहीं देख पा रही है। मोहन को लगता है कि यहाँ से भागने में ही उसकी भलाई है। वो अपने शरीर का पूरा ताकत लगाता है, लेकिन उसका शरीर जैसे मानो जम चुका था, सिवाय उसकी आंखों के पुतली के। वो बूढ़ी औरत उसकी ओर आंखें टिकाती है। भागने की कोशिश बेकार है। वो बूढ़ी औरत अपनी लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे मोहन के पास आ रही है। मोहन बस बेबस खड़ा उसे देख सकता था। मेरे मालिक को तुम पसंद आए। ये बोलकर वो जमीन से एक सोने का सिक्का उठाती है। मोहन उसे देखे जा रहा है। मोहन को खुद नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल जब उसके चेहरे के पास पहुंच जाती है, वो कहती है, मेरे मालिक तुम्हें अनंत काल के लिए अपना गुलाम बनाना चाहते। ये सुनकर ना मोहन की आंखें बड़ी और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर में डर यहाँ से वहाँ भाग रहा था। उस बूढ़ी औरत की साड़ी में ना एक औजार लिपटा था जिस पर कुछ गांठें लगी थी। वो गांठें खोलते हुए मोहन से कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे मालिक तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, जैसे मेरा रखते हैं। ये बोलकर उस औरत ने मोहन की ओर देखा। उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। दोनों का तालमेल बहुत अजीब था। उसने अपने साड़ी में लगे गांठों को खोल दी, जिसके अंदर एक पुराना सा औजार था। मोहन अपने शरीर का पूरा ताकत लगा रहा था, लेकिन उसका शरीर हिलने को तैयार ही नहीं था। इसके तुरंत बाद ना एक के बाद एक बबूल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांगे मार रही हो। बूढ़ी औरत की नजरें तुरंत उस ओर जाती है। मोहन भी इस हो रहे हलचल से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। मालिक मालिक मालिक। मोहन ने अपनी नजरें उस बुढ़िया पे टिकाए रखी थी। मोहन उसकी आवाज सुन सकता था, पर जिस अदृश्य शक्ति से वो बात कर रही थी, मोहन के लिए उसकी आवाज सुनना नामुमकिन था। लेकिन मालिक। अचानक वो बूढ़ी औरत कांप उठी। ऐसा लगा जैसे किसी विशाल अदृश्य जानवर ने उसके चेहरे के सामने दहाड़ दिया हो। वो गूंज ऐसी थी कि किसी इंसान के कान के पर्दे फड़फड़ा उठे। उस बूढ़ी औरत ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी। डर से उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। कुछ पल के लिए उसके झुर्रियों से भरा चेहरा और बाल हवा में लहर रहा था। वो डर और घबराहट के साथ वापस मोहन की ओर मुड़ी। उसने अपना लाठी छोड़ मोहन के पैर के पास बैठ गई। उसके एक हाथ में खंजर था और दूसरे हाथ में सोने का सिक्का, और उसने कहा, मेरे मालिक तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। मोहन बेबस खड़ा बस उसकी बातें सुन रहा था। खेल खेलोगे? ये बोलकर उसने उसका उल्टा पाँव खंजर से चीर दिया। खून मोहन के पैर से बाहर बह रहा था। मोहन डर से चीख पड़ा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं बाहर आ पाई। उसकी आंखें आंसू में डूबी थी और आंखें लाल। शायद आखिरी पल में अपनी माँ को याद कर रहा था। उस बूढ़ी औरत ने मोहन के खून को हथेली में लिया और उसकी कुछ बूंदों को सोने के सिक्के पे गिराया। जैसे ही खून की बूंदें उस सोने के सिक्के से टकराई,
मोहन का शरीर 20 फीट हवा में पहुंच गया था। उसकी छाती हवा में फैली पड़ी थी। उसकी आंखें पीछे खिंच सफेद हो गई। वो बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी पागलों की तरह हंसे जा रही है। उस कच्चे सड़क पर मोहन के शरीर की परछाई तड़पते हुए दिखाई देती है।